मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश के 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। हालांकि इस बार के चुनाव में बहुत कमजोर वोटिंग देखी गई है, लेकिन अब से थोड़ी देर में सब कुछ साफ हो जाएगा कि पिछले साल की तुलना में इस बार कितनी वोटिंग हुई। दरअसल गर्मी बहुत तेज है, तो हो सकता है शाम के वक्त वोटिंग फीसदी में थोड़ा इजाफा हुआ हो। हालांकि चुनाव आयोग अब से थोड़ी देर में फाइनल नंबर भी पेश करेगा। तो लगातार इस पर हमारी नजर है और मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर शाम 5 बजे तक 62.28% वोट डाले गए हैं। 5 बजे तक बैतूल में 67.97% वोटिंग, भिंड में 50.96% मतदान, 5 बजे तक भोपाल में 58.42%, गुना में 68.93%, ग्वालियर में 57.86%, मुरैना में 55.25% मतदान। राजगढ़ की बात करें तो यहां 72% और सागर में 61.70% वोटिंग हुई है। शिवराज सिंह चौहान की सीट विदिशा में 5 बजे तक 69.2% वोट डाले गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ है मतदान। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के आखिरी चरण का चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश में अभी एक चरण का चुनाव बाकी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार लोगों से अपील भी की जा रही कि आप घरों से बाहर निकले, मतदान करें। और आज वो दिन बेहद खास, जहां आपने पूरे दिन तस्वीरें देखी मतदान केंद्रों पर, हमारे तमाम सहयोगी पल पल की अपडेट से आपको रूबरू कराते रहे। और अब जबकि कुछ वोट प्रतिशत के आंकड़े सामने आ गए हैं, हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा, चुनाव आयोग थोड़ी देर में स्पष्ट कर देगा। पर अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो 9 सीटों पर, और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रचित दुबे सागर से और देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। देव जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आज के पूरे दिन क्या कुछ आपने देखा, कितना खास, और अब कुछ नंबर्स भी हमारे सामने हैं, वोटिंग प्रतिशत भी है, तो इसे कैसे देखें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुबह सुबह एक अच्छी वोटिंग की शुरुआत हुई थी, क्योंकि ग्वालियर में पिछले कई दिनों से एक तेज गर्मी पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा था कि उसका असर उस पर पड़ेगा। लेकिन जो निर्वाचन आयोग है उसने प्रयास किए, सामाजिक संस्थाओं ने प्रयास किए कि वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो सुबह अच्छी कतारें जो है पूरे जिले में लगी हुई थी। और एक पिछले 2 घंटे के अंदर ही लगभग 12% वोट कास्ट हो चुका था। उसके बाद 9 से 11 का समय भी बहुत अच्छा रहा। हालांकि उसके बाद जो है वोटिंग का प्रतिशत लगातार गिरता चला गया। अभी उम्मीद की जा रही है कि जो 5 से 6 बजे के बीच का जो आंकड़ा आएगा उसमें थोड़ी सी वोट परसेंटेज बढ़ेगा। गर्मी से थोड़ी सी राहत लोगों ने महसूस की है। अगर हम अभी जो टेंटेटिव आंकड़ा आया है 5 बजे तक का, तो उसमें हम देखेंगे कि पिछले बार अगर आप 2019 की बात करें तो 2019 में कुल मिलाकर लगभग 56% के आसपास 5 बजे तक वोटिंग हुई थी, जो अभी 1% बढ़ गई है। यानी आंकड़ा जो है थोड़ा सा सुधार हुआ है। हालांकि वोटों का परसेंटेज जो बढ़ा है, वोट जो बढ़ा है, वोट की संख्या जो बढ़ी है, उस अनुपात में ज्यादा अंतर नहीं आया है। और पिछली बार लगभग 59%। बिल्कुल बिल्कुल देव जी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। अमृतांशी जोशी का रुख करते हैं, हमारे साथ गुना से जुड़े हुए हैं। अमृतांशी, क्या कुछ आज के दिन में खास रहा और क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे 2 महत्वपूर्ण सीटों में से है राजगढ़ और गुना, और फिलहाल हमारी सवारी राजगढ़ आ पहुंची है अमृत। और राजगढ़ में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है, 72% मतदान यहाँ पर हुआ है। और हम जिस बूथ पर हैं, हमें वहाँ पर रोडमल नागर जी मिल गए, जो कि 2 बार के यहाँ पर सांसद हैं और प्रत्याशी भी हैं। सर, सबसे ज़्यादा मतदान थम चुका है, कैसे देखते हैं, कितना फ़ायदा क्या नुकसान बीजेपी को? बीजेपी को फ़ायदा ही फ़ायदा है भारतीय जनता पार्टी के कामों से। और जनता एक तरफा नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो उनका आकर्षण था, क्योंकि जिस प्रकार से ज़िले में विकास हुआ है वो अद्भुत है। ज़िले के लोग बहुत परेशान थे, पलायन का दंश हमारे सर के ऊपर ऐसा था कि हम लगातार चाहे मजदूर होगा, चाहे किसान होगा, चाहे व्यापारी होगा, चाहे विद्यार्थी होगा, हर व्यक्ति पलायन करता था। और उस पलायन के दंश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस राजगढ़ के पिछड़े जिले को आकांक्षी जिला बना करके
आशान्वित बनाया और विकसित जिले की ओर ये जिला चल पड़ा है। और ये आम जनता महसूस करती है, आम आदमी महसूस करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनापन, एक लगाव है। और लगाव का कारण है कि इतना सारा जो है ये मतदान हो रहा है। आसपास की सीटों की भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे, गुना की बात की जाए, विदिशा की बात की जाए, आपके तभी तमाम बड़े जो है चेहरे इन पर है। क्या लगता है ये जो बड़े चेहरे हैं, क्या ये कमाल दिखा पाएंगे? क्योंकि आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, मध्य प्रदेश की 9 सीटों की क्या जो है कोई योगदान रहेगा? भारतीय जनता पार्टी पूरी 29 की 29 ही सीटें जीतेगी, एक भी सीट लूज नहीं करेगी। आज भी जो चुनाव हो रहे हैं सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और 29 की 29 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अब की बार 400 पार ये सफल होकर के रहेगा और फिर इस बार मोदी सरकार ये होकर के रहेगी। आप खुश हैं, मतलब ज्यादा मतदान? बिल्कुल खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। दिग्विजय सिंह आरोप भी लगा रहे हैं, उन्होंने शिकायत की निर्वाचन आयोग में चाचौड़ा के एक बूथ को लेकर, और उन्होंने लगातार आरोप लगाया ईवीएम को लेकर, वो लगातार घेर रहे। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अब मतदान खत्म भी हो चुका है? देखिए, उनके आरोप, तमाम आरोप उनके बेबुनियाद हैं। उसकी जांच हुई है, वो देखा है, पीठासीन अधिकारी से बात हुई है, जिला अधिकारी से बात हुई है, सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आरोप लगाने की उनकी आदत है, कभी ईवीएम के ठीकरा फोड़ेंगे, कभी उसके ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे। कुल मिलाकर के किसी न किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए, ये उनकी आदत है और यही वो कर रहे हैं। और ये सारे देश की जनता इसको जानती है और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोग तो और ज्यादा जानते हैं। राजा साहब का उनका एक पूरा इमेज है, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से आते हैं। क्या लगता है कि कुछ ये जो रॉयल फैमिली है, बिल्कुल अमृतांशी, तो कहीं ना कहीं सियासत पुरजोर तरीके से जारी है और अब आगे देखना होगा जनता ने किसे चुना है। जल्दी नतीजे भी सामने आ जाएंगे, हालांकि अभी कई फेज इसमें बाकी हैं। शिवपुरी का रुख करते हैं। अतुल जी, क्या कुछ आज के दिन में खास रहा, क्या कुछ है अपडेट? जी अमृत, देखिए आज के दिन के खास की बात करें तो आज गर्मी ने वो इम्तिहान लिया है मतदाताओं का कि उसने अपनी प्रचंडता बताई और मतदाताओं ने कहा कि हम में जोश बहुत ज्यादा है। तो साफ तौर पर ये मैं शब्दों को मिलाकर के कहूं तो ये बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से सही साबित होता है, क्योंकि हम अगर गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 70% से भी ऊपर मतदान दर्ज किया गया है। जो आधिकारिक आंकड़े शाम 5 बजे तक हमारे पास में आए हैं उनके मुताबिक 70% के आंकड़े को छूता हुआ जो आंकड़ा है चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया वो दिखाई देता है। तो ये 2019 के मुकाबले भी मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ है। और अगर हम सुबह से ही मतदाताओं की बात करें तो सुबह 9 बजे जब हमने पहला डाटा लिया था तब लगभग 16% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। सीनियर सिटीजन मतदाता जो थे वो बढ़ चढ़ करके मतदान के लिए आए और युवा मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखा गया। खासतौर से हमने दिव्यांग मतदाताओं को आज बहुत करीब से देखा और उनकी उत्सुकता देखी, उनका उत्साह देखा कि लगातार व्हील चेयर पर बैठ करके वो मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और अपनी सरकार को चुनने के लिए, अपना सांसद चुनने के लिए उनमें उत्साह था। तो ये जो यकीनन आपने देखा कि चारों तरफ से जो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, आपने टेलीकास्ट की और जनता ने देखी। खासतौर पर हम ये भी कहेंगे कि एनडीटीवी ने बहुत जिम्मेदारी के साथ में मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया और लगातार हमने अपने प्रयास से ये भी कहा कि मतदान बहुत जरूरी है और देश में सशक्त सरकार चुनने के लिए, अपना जिम्मेदार सांसद चुनने के लिए आपको वोट करने के लिए आगे आना चाहिए। तो लोग बढ़ चढ़ करके मतदान के इस महापर्व में शामिल हुए और उन्होंने वोट किया। तो अब जो आधिकारिक आंकड़ा आएगा तो हम कह सकते हैं कि यकीनन 70% से ऊपर आएगा, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिलचस्पी पैदा करता है और जो चुनाव को एनालिसिस करने वाले जो राजनीतिक पंडित हैं उनके लिए एक बहुत गूढ़ और गहरा विषय है और इसको लेकर के देर रात तक और बल्कि कई दिनों तक अब चर्चा की जाएगी जब तक के परिणाम सामने नहीं आ जाते। जी अमृत। बिल्कुल, अब आपके पास आते हैं थोड़ी देर में। देव जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन जरा सागर में समझते हैं क्या कुछ चल रहा है। रजत भाई, सागर में 61.70% वोटिंग के आंकड़े सामने आए हैं। इससे थोड़ा और बढ़ा के समझते हैं कि जो लोग पोलिंग स्टेशन पर रहे हैं, थोड़ी देर में ये आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे। क्या कहें, इसे कैसा माने और आज के पूरे दिन की हलचल को कैसे देखते हैं आप?
जी अमृत, आपको बता दें कि अभी जो शाम 5 बजे तक का निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया उसमें 61% मतदान का आंकड़ा सामने आया है। अगर बात करें 2019 की तो सागर लोकसभा में 65% मतदान हुआ था। तो ये आंकड़ा लगभग 65 या उससे ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये आंकड़ा जो अभी निर्वाचन आयोग ने दिया है ये 5 बजे तक का है। अगर बात करें मतदान की तो वोटरों ने इतनी तेज गर्मी होने के बाद भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसमें सबसे ज्यादा जो पुरुष मतदाता हैं वो वोट करने के लिए आगे आए। युवा मतदाता हैं जो उन्होंने वोट किया। और अगर देखा जाए तो सुबह 7 बजे से जैसे ही मतदान शुरू हुआ था तो जो मतदाता हैं उनका मतदान स्थलों पर पहुंचना शुरू हो गया था। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस पर्व में जिस तरह से एनडीटीवी ने मतदाताओं से अपील की थी कि वो घरों से निकलें और मतदान करने अपील का काफी वो घरों से निकले और उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। बिल्कुल रचित, आपके पास आते हैं। देव जी, एक अहम सवाल है, 5 साल कम नहीं होते। 5 साल में टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम चीज़ों में वृद्धि आई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोग एजुकेट हो रहे हैं। बावजूद इसके क्या वजह है कि वोटिंग प्रतिशत उतने बेहतर जो हम उम्मीद कर रहे थे वो चीज़ें नजर नहीं आई? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? देखिए अमृत, कई सारी वजह होती है। एक तो जो लोग हैं वो लगभग यूज टू हो चुके हैं कि उनको लगता है कि उनके मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। और जो तात्कालिक मुद्दे होते हैं, चाहे वो जो जिनसे उनका भावनात्मक उभार होता है, चाहे कोई सा भी दल हो, जातियों पर, धर्म पर और बाकी बातों के मुद्दे उठाते हैं, तो वो हालांकि वोट डाल के प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन वोट डालने में उनकी रुचि नहीं रहती और वो एक तरह से निराशा की स्थिति में हो जाते हैं। दूसरी बात यह है, जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था, कि जो लोग हैं उन लोगों को लगता है कि नहीं, अब जब 400 पार का नारा है, हमारी सरकार तो आ ही रही है, बहुमत है, नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, तो चलो क्या फर्क पड़ता है, कुछ हम अगर वोट डालने नहीं जाएंगे। हालांकि ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, क्योंकि यज्ञ में ये चुनाव एक तरह का यज्ञ होता है और उस यज्ञ में जो है हर तरह के लोगों की संविधा का डलना चाहिए। तीसरी एक बड़ी कारण शहरों का जो बात होता है, शहरों में वोट तो लिखे होते हैं, लेकिन ज्यादातर के बच्चे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, ये दूसरी जगह जॉब कर रहे होते हैं। हमने आज भी कई जगह कॉलोनियों में जाके घूम के देखा, तो वहां यही पता लगा, किसी का बच्चा गाँव में पता लगा कि घर में 7 वोट लिखे हुए हैं, लेकिन 2 ही वोट यहाँ बुजुर्ग माता पिता रहते हैं, 5 लोग बाहर रहते हैं। तो वो भी एक आंकड़े की एक कारण जो है इसका बनता है। तो जनता को जागरूक करने के लिए चुनावों के प्रति रुचि जागृत करना एक बहुत जरूरी चीज है। और मुझे लगता है जो चुनाव के समय की जाती है उसकी जगह ये जो है 365 दिन पहले एक तरह से स्कूली एजुकेशन से वोट के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वोट एक बहुत जरूरी चीज है। लोकतंत्र का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है चुनाव, और चुनाव में का सबसे बड़ा जो एकमात्र हिस्सा है वो है वोट। तो इसलिए वोट कास्ट करना चाहिए, इसलिए जो है वोट का कास्ट जो है कम रहे। जी, निश्चित तौर पर अमृतांशी, मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग, शाम 5 बजे तक के आंकड़े 62.28%। इसे कैसा माने? और आप इस वक्त यहाँ गुना में मौजूद हैं, तो आपने क्या कुछ देखा, किस तरीके की तस्वीर नजर आई? महिलाओं की बात करें, युवा वोटरों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, क्या कुछ देखा आपने खास? बिल्कुल, देखिए अमृत, मैं सुबह से गुना और राजगढ़ दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हूँ और ये दोनों ही वो लोकसभाएं हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। राजगढ़ में करीबन 72% मतदान हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर गुना में भी काफ़ी अच्छा मतदान हुआ है। 60% जो है वो 3 बजे तक का मतदान था, लेकिन उसके बाद के आंकड़े भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आपको आंकड़े बताते चलते हैं। यहाँ पर आपको बताते गुना में भी 68% मतदान हुआ है, यानी कि 2 घंटे में 8% मतदान बढ़ा है। इसके अलावा सबसे कम मतदान जो है वो ग्वालियर में भी देखा गया है, ग्वालियर क्षेत्र में, क्योंकि महानगर है। लेकिन वजह फिलहाल देखिए अभी बहुत नामालूम सी है कि लोग निकल कर क्यों नहीं आए, क्योंकि हम जब गुना और राजगढ़ में थे, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़बरदस्त उत्साह था लोगों को वोटिंग को लेकर। यहाँ पर हम दोपहर 3 बजे 4 बजे जब यहाँ पर करीब जो है 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर था, तब भी लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए थे और वोट करने के लिए निकल रहे थे। यानी कि यहाँ के जो जनता के मुद्दे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए प्रबल हैं और उन्हीं मुद्दों के कारण वो निकल कर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। सियासी समीकरणों की बात की जाए तो ये
दोनों ही हॉट सीट है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं। 2019 में जो है उन्होंने हार का सामना किया, वो बीजेपी की कैंडिडेट से हार का सामना किया जो कि उनके सहयोगी थे, बीजेपी में गए लेकिन वो कांग्रेस में रह गए, फिर वो अब बीजेपी में गए हैं, तो उनको यहाँ से जो है मिली है बीजेपी की तरफ से टिकट। क्योंकि एक महाराजा वाला फैक्टर है और महाराजा का फैक्टर, उनकी रॉयल फैमिली का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है गुना क्षेत्र में, तो उनको ये शायद फ़ायदा दिलवा सकता है। दूसरे हैं राजा साहब यानी कि दिग्विजय सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा खासा दबदबा जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह की उम्र 78 है, उनका राजनीतिक अनुभव काफ़ी ज़्यादा लंबा है, उनका लोगों से जुड़ाव भी कहीं ना कहीं है। शहरी क्षेत्र में यहाँ पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों की राम मंदिर जैसी लहर है, मुद्दे भी हैं और कई फैक्टर्स यहाँ पर हैं, इसे समझते हैं। अमृतांशी, थोड़ी देर में आएंगे आपके पास। अतुल जी, देव जी और रचित भाई, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, पर वोटिंग प्रतिशत का कम होना, ये ग्वालियर की भी एक उस मसले पर भी आएंगे कि आखिर वजह क्या है। और मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर शाम 5 बजे तक 62.28% मतदान हुए हैं। 5 बजे तक बैतूल की बात करें तो 67.97, भिंड की बात करें तो 50.96% मतदान। तो आंकड़ों में थोड़ा फर्क है, और ये फर्क क्यों है, आखिर क्या वजह है? तमाम जागरूकताओं के बाद, तमाम कोशिश के बाद यहां तक कि सियासी पार्टियां भी मंचों से लोगों से वोट करने की अपील करती नजर आई, तमाम अभियान चलाए गए। बावजूद इसके एक अहम सवाल, देव जी, ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में वोटिंग प्रतिशत का कम होना, आखिर इसके पीछे वजह क्या है सर? जो कुछ सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें हैं और तमाम कोशिशें, ग्वालियर तो हाई प्रोफाइल सीट है, पूरे देश की नज़र है और ग्वालियर के मतदाताओं को ही पता है, बावजूद इसके वोटिंग प्रतिशत का कम होना, इसे किस तरीके से समझे? बिल्कुल, देखिए वोटिंग प्रतिशत का कम होना तो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो चुनाव के प्रति कहना चाहिए एक लगाव है, वो लगातार कम हो रहा है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो अभी हालांकि पिछले बार से 5 बजे तक जो मतदान हुआ था उसकी तुलना में अभी 1% वोट का उछाल नजर आ रहा है। ओवरऑल आंकड़ा अभी थोड़ी देर में जब आएगा तो समझ में आएगा, लेकिन मुझे लगता है पिछली बार 59.56 के आसपास वोट पड़ा था और ये आंकड़ा लगभग 59, 60 और 61 के आसपास ही सिमटने वाला है। तो जैसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था वैसा नहीं हो रहा। उसका कारण यही है, जैसे अमृतांशी अभी बता रही थी, कि ये जो इलाका है इसमें अर्बन एरिया जो है बहुत ज्यादा है ग्वालियर में, और वो जो राजगढ़ या गुना का एरिया है वहाँ ज्यादा संख्या जो है वो रूरल एरिया की है। यहाँ भी अगर हम दोनों को बाइफरकेट करेंगे, अपनी जो 3 विधानसभा जो शहर की है और ग्रामीण क्षेत्र की जो 5 है, तो आपको ये दिखाई देगा ग्रामीण क्षेत्र में मतदान अभी यहाँ भी अच्छा हुआ है और शहरी क्षेत्र में मतदान, ग्रामीण क्षेत्रों की मतदान में 10 से 15% की कमी आई है। तो उन दोनों का जब आंकड़ा मिलके निकाला जाता है तो वो कम आ जाता है। शहर में यही बात है कि शहर में लोगों का रुझान इसलिए भी नहीं है क्योंकि 2 ही कारण मैं आपको बताऊं कि एक तो गर्मी का सीजन भी रहता है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं लोगों का उतनी दिलचस्पी नहीं रहती है चुनाव को लेके। क्यों नहीं रहती है, ये एक जांच विषय हो सकता है। उसका वही कारण है कि उनके मुद्दों पर चुनाव में चर्चा ही नहीं होती। जो उनके जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, चुनाव उन मुद्दों पर होता नहीं है, और जैसा मध्यम वर्गीय वोटों का रहता है या शहरी वोटों का, वो रिएक्ट करने की स्थिति में रहते नहीं, क्योंकि वो नौकरी पेशा लोग होते हैं या व्यापार में काम कर रहे लोग होते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि उन मामलों को सामने रिएक्ट करें। तो इसलिए वो वोट डालने से ही बचते हैं। कॉलोनियों की हालत ये रहती है, कहीं 23% वोट पड़ता है, कहीं 40% या 35% वोट पड़ता है। ये जो आंकड़ा भी बढ़ के जो अच्छा आ जाता है वो आता है जो आसपास जुड़े हुए गांव की बस्तियां हैं और जो पिछड़ी कॉलोनियां हैं, स्लम्स एरिया हैं, उनके आंकड़े से ये आंकड़ा थोड़ा सम्मानजनक हो जाता है, नहीं तो ओरिजिनल आंकड़ा बहुत छोटा रह जाता है। तो इसको लेके राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि चुनावों पर जो फोकस किया जाए वो तात्कालिक विषयों की जगह उनके मुद्दे भी उठाए जाए, ताकि वो जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। उनको उनकी भी हिस्सेदारी की जाए उन मुद्दों को बनाने में, उन मुद्दों को उठाने में। वैसे घोषणा पत्र तैयार किए जाते हैं, गारंटी दी जाती है और तमाम सारी बातें होती हैं, लेकिन जो मुद्दा चुनाव में उठाए जाते हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, वो एकदम उनसे अलग होते हैं। जो 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 इशू जनता के होते हैं,
जैसा कि हमने दिन में लोगों से बात की कि भाई क्या किस पर चुनाव होना चाहिए, क्या मुद्दे हैं, तो लोग रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों की कैंपेनिंग को देखते हैं, घोषणा पत्रों में तो ये चीजें रहती हैं, लेकिन कैंपेनिंग में ये चीजें नहीं रहती। उसमें जाति धर्म और बहुत सारी चीजें शामिल रहती है, जिससे तात्कालिक लाभ राजनीतिक दलों को मिलता है। और ये राजनीतिक दलों की तात्कालिक लाभ लेने की प्रवृत्ति से वोटरों पर गहरा प्रभाव ये पड़ रहा है कि वो वोटिंग सिस्टम से अपने को दूर कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जी अमृत। बिल्कुल अतुल जी, पिछले चुनाव के मुकाबले अगर इस चुनाव की हम बात करें, जैसा देव जी ने भी बताया, कई मसलों का उन्होंने जिक्र किया, वोटरों के बीच मुद्दे किस तरीके से क्या कुछ हावी रहे, और एग्रेशन की अगर हम बात करें तो इस बार वो चीजें उतनी नजर नहीं आई हैं जो पहले हमने देखा था। जी बिल्कुल अमृत, आप ठीक कह रहे हैं। जो एग्रेशन की बात अगर हम करें तो पहले हमने देखा था वो सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली जी कह रहे थे कि मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की जरूरत है, और ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम बात वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अर्बन एरियाज में वोटिंग परसेंटेज गिरा है और रूरल एरिया में वोटिंग परसेंट स्थिर रहा है या बढ़ा है। तो ये जो सामने आए हैं आंकड़े वो यही बताते हैं कि कम से कम मध्यम वर्ग को कनेक्ट करने की जरूरत है। और साफ तौर पर हमने जो आज नब्ज पकड़ने की कोशिश की, मतदाताओं के करीब जाकर के ये समझने की कोशिश की कि उनके नजर में मुद्दे क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मुद्दे हैं, महंगाई के हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, आसपास जो हमारी समस्या है, स्थानीय जो समस्या है, उन मुद्दों को भी शामिल किए जाने की जरूरत है। लेकिन जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादिता आती है और हिंदू मुस्लिम वाली जो बातें आती हैं उसको लेकर के भी काफी मतदान प्रभावित होता है। तो निश्चित तौर पर ये सब चीजें हुई, लेकिन जो बेसिकली मध्यम वर्गीय लोग हों या फिर कोई और वर्ग के लोग हों, उन सबके मुद्दे यही थे कि महंगाई पर बात होनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन कुल मिलाकर के जो वोटिंग परसेंटेज आया है, अगर जैसे हम देवश्री माली जी की बात को समझे तो वो भी लगभग जो 6 बजे के डाटा हमारे पास में आएंगे तो वहां भी हम 62-63% के आसपास पहुंचने की उम्मीद है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि जो चुनाव आयोग अभी डाटा एनालाइज करके देने वाला है थोड़ी देर में, तो वो जो बताएंगे कि जो अभी भी मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है, जहां पहले से वोटर पहुंच चुके हैं और जो कैंपस के भीतर है उनको मतदान कराया जा रहा है, तो ये सब डाटा जब कंप्लीट होकर आएगा तो लगभग वहां 62 और 63% के आसपास मतदान रहने की संभावना है, जो पिछले 2019 के मुकाबले काफी ज्यादा है। और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में तो हम आगे निकल ही चुके हैं, जो जैसा कि अमृतांशी ने भी बताया कि राजगढ़ में 72% के आसपास मतदान दर्ज किया गया। और हम शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहां पर जो है 68% से लेकर के 70% और 71% तक संभावना जताई जा रही है कि वोटिंग परसेंट सामने आएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि मध्यम वर्ग जो निकलना चाहिए, जिसके खास मुद्दे हैं, जिसकी खास परेशानियां हैं, जो बीच में कहीं छूट गया है, उसको लेकर के बात नहीं होती और वही मायूस है और उसी के अंतराल से जो है ये वोटिंग परसेंटेज कम और ज्यादा होता है। खासतौर से हम एक बात और कहना चाहेंगे आपसे कि जब हम एक दिव्यांग से बात कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि आप पहुंची हैं, क्या संदेश लेकर के आएंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं संदेश ये लेकर के आऊंगी कि मैं दिव्यांग हूं और वोट करने पहुंची हूं। वो 33% 35% लोग क्यों नहीं पहुंचे, क्या वो दिव्यांग है? तो ये बहुत बड़ा कटाक्ष है उन लोगों पर जो अपने घरों से